वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप यस सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। चलिए ग्रेट। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल में पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है बोल्स्टर करना। आप तो सभी को याद हो गया होगा बोल्स्टर करने का मतलब क्या होता है। आप किसी चीज़ को स्ट्रांग बना रहे हो। तो अगर आप स्ट्रांग बना रहे हो मतलब बोल्स्टर कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब हो गया। स्ट्रांग की बात कर रहे हैं, मुझे जल्दी से सिनोनिम्स बता दो स्ट्रांग के। अगर कोई चीज़ स्ट्रांग है तो वो कैसी है? कैसी है अगर वो स्ट्रांग है तो? रोबस्ट है, स्टर्डी है, रेजिलियंट है, रीइंफोर्स्ड है। रीइंफोर्स करने का मतलब भी क्या होता है, स्ट्रांग बनाना। तो रीइंफोर्स्ड है मतलब स्ट्रांग है। बोल्स्टर्ड है मतलब स्ट्रांग है। फोर्टिफाइड है मतलब उसको स्ट्रांग बना दिया गया है। देन वी हैव बहादुर लोगों को भी स्ट्रांग बोलते हैं। तो बहादुर के वर्ड्स क्या होते हैं, वेलियंट है, वेलोरस है, बहादुर है। फिर स्टाउट हार्टेड है, मीन्स स्ट्रांग है। लायन हार्टेड है, मीन्स स्ट्रांग है। फिर उसके बाद आयरन क्लैड है मतलब स्ट्रांग है। फिर एक और वर्ड होता है ब्राउनी है, BRAWNY। इसका मतलब क्या है, कैसा है, स्ट्रांग है। तो ये सारे के सारे क्या है, सिनोनिम्स हैं। किसके सिनोनिम्स हैं, स्ट्रांग के। कोई परेशानी किसी को? हाँ, वेलियंट की स्पेलिंग में हाँ सिंगल एल आएगा, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। वेलियंट इज सिंगल एल, VALIANT। याद रहेंगे। चलो स्ट्रांग के सिनोनिम्स कर लिए तो वीक के भी रिवाइज कर लेते हैं। चलो सभी लोग मुझे वीक के अब सिनोनिम्स बताएंगे, एवरीवन। और भी वर्ड्स लिख सकते हो, जैसे इसमें करेजियस है। करेजियस का मतलब भी क्या होता है, स्ट्रांग है। इंट्रेपिड है। इंट्रेपिड का मतलब क्या होता है, डर नहीं लगता उसे। फियरलेस है। इंट्रेपिड इज कोई डर वर वाली बात नहीं है, एकदम फियरलेस होना, इंट्रेपिड होना। चलो अब मुझे वीक के बता दो। वीक के रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। फीबल, फ्रेल, कैसे याद नहीं होंगे, इतनी बार रिवीजन होगा, बार बार वर्ड्स करेंगे तो याद तो हमेशा रहेंगे ही। फीबल, फ्रेल, फ्रेजाइल, प्रोन, ससेप्टेबल, वल्नरेबल। 100% याद होंगे अगर इतनी इतनी बार रेपिटेशन होगा। 3-4 दिन बाद भूल भी जाओगे तो 3-4 दिन बाद दोबारा आ जाएंगे वो सामने। फिर मीक, कावर्डली, टिमिड, फिर प्यूनी, इम्पुसेंट, चिकन हार्टेड। फिर थकान वाले वर्ड्स आ जाते हैं, फैटीग्ड, एनर्वेटेड। थकान वाले, तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है, कमजोर है। फिर फ्लिम्सी, टेनुअस, मीन्स बहुत ही कमजोर है। चलो आ जाते हैं बोल्स्टर पे। अच्छा, सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, जितने भी हमने वर्ड्स लिखे हैं सारे के सारे एडजेक्टिव्स थे, क्योंकि हम नाउन के बारे में बात कर रहे थे। बोल्स्टर मीन्स किसी चीज को स्ट्रांग बनाना। आप सपोर्ट कर रहे हो, स्ट्रेंथन कर रहे हो, रीइंफोर्स कर रहे हो, स्ट्रांग बना रहे हो। एंटोनिम्स कमजोर बना रहे हो, अंडरमाइन कर रहे हो, डिमिनिश कर रहे हो, वैल्यू कम कर रहे हो। तो सरकार ने नई नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की है जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ को वो सपोर्ट कर सके, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अच्छा, इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल में डिफरेंस पता है ना? इकोनॉमिक मीन्स इकोनॉमी से रिलेटेड, और इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिकल है जो चीज़ सस्ती है, कैसी है, थ्रिफ्टी है, फ्रूगल है, इसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल। अगला वर्ड है वर्चुअस साइकिल। साइकिल इसमें नाउन है, वर्चुअस इसमें एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि लास्ट में एडजेक्ट OUS लगा हुआ है। एक होता है ना बुराई और अच्छाई, तो बुराई और अच्छाई को क्या बोलते हैं, बुराई और अच्छाई को बोलते हैं वाइस एंड वर्च्यू।
तो ये जो VICE वाइस होता है ये बुराई होता है, और ये जो वर्च्यू होता है इसका मतलब होता है अच्छाई। तो वर्च्यू अच्छाई है, तो इसी का वर्चुअस वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? पॉजिटिव कोई चीज है, तो वो चीज कैसी है? वर्चुअस है। तो पॉजिटिव फीडबैक लूप, साइकिल का मतलब क्या है? लूप, बैक टू बैक चीजें चल रही हैं, जहां पे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो फिर और अच्छा होता है, उनकी वजह से और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो ये पूरा का पूरा लूप चलता रहता है। पॉजिटिव लूप है, सेल्फ सस्टेनिंग लूप है, बेनिफिशियल साइकिल चलती जा रही है। एंटोनिम्स, डाउनवर्ड स्पाइरल है, चीजें खराब होती जा रही है। स्पाइरल समझते हो? सॉरी एवरीवन, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ जी, शगुन की छींक आ गई है। तो डाउनवर्ड स्पाइरल मीन्स नीचे की तरफ चीजें खराब होती जा रही है, नेगेटिव लूप, चीजें खराब होती जा रही हैं। तो इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोग खर्चा ज्यादा करेंगे, तो इससे वर्चुअल साइकिल होगी इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होती जाएगी, अच्छी होती जाएगी, चीज कुछ अच्छा होगा उससे और अच्छा होगा, उससे और अच्छा होगा। चलो अगले वर्ड पे आते हैं, कैटलाइज करना। कैटलाइज समझते हो? पहले तो कैटा का रूट वर्ड का मीनिंग समझो। दो शब्द होते हैं, कैटा और कैला। इन दोनों शब्दों का मीनिंग होता है डिजास्टर। तो यहां से वर्ड बनते हैं जैसे कैटाक्लाइज्म, कैटास्ट्रॉफ, कैलामिटी। इन तीनों शब्दों का मीनिंग क्या होता है? तबाही। मतलब क्या आ गया? डिजास्टर आ गया, है ना। और ये तीनों शब्द नाउन है। अब कैटा के कुछ वर्ड्स पॉजिटिव टोन के भी होते हैं, जिनमें से एक वर्ड होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? जैसे हमें H2 और O2 को मिला के पानी बनाना है, H2O बनाना है, तो H2 और O2 को मिला के पानी बनाना है, लेकिन ये जो रिएक्शन है बड़ी धीरे धीरे हो रहा है, बड़ी धीरे धीरे पानी बन रहा है। तो क्या किया जाता है? इसमें कैटलिस्ट ऐड किया जाता है, जो खुद तो पार्टिसिपेट नहीं करता इस रिएक्शन में, लेकिन इस रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देता है। तो कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट स्पीड को इंक्रीज कर देता है। वहीं से ये वर्ड आया इंग्लिश में भी, और इसकी वर्ब फॉर्म आई कैटलाइज करना। तो कैटलाइज करने का मतलब क्या हो गया? किसी चीज को इंक्रीज, किसी चीज की स्पीड बढ़ा देना, किसी चीज, किसी प्रोसेस को करवा देना, या प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देना मीन्स स्पीड बढ़ा देना। एक्सेलरेट कर देना, ट्रिगर कर देना, स्टिमुलेट कर देना, मतलब आपने स्पीड बढ़ा दी। एंटोनिम्स, रोक दिया मीन्स हिंडर कर दिया, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, डिले कर दिया। डिले का एक और वर्ड होता है बहुत ही प्यारा, डेफर कर दिया। डेफर करने का मीनिंग भी क्या होता है? डिले कर दिया, पुट ऑफ कर दिया, पोस्टपोन कर दिया कि बाद में होता, आराम आराम से होता रहेगा। तो जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या करेंगे? स्पीड बढ़ा देंगे। किस चीज़ की स्पीड बढ़ा देंगे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, गांव के एरियाज में, तो स्पीड बढ़ जाएगी। अच्छा, कैटा का एक और वर्ड होता है कैटापुल्ट करना। ये जो कैटापुल्ट होता है इसको आप वर्ब की तरह भी यूज करते हो, नाउन की तरह भी यूज करते हो। इसका मीनिंग भी पॉजिटिव होता है। कैटापुल्ट किसको बोलते हैं? दीदी तेरा देवर दीवाना। तो उसमें सलमान खान के हाथ में कैटापुल्ट थी, जिसमें उन्होंने कुछ लिख के एक पेज में लिखा हुआ था, उसका बॉल सी बनाई हुई थी, और फिर उन्होंने गुलेल की वो पीछे वाली डोरी को खींचा, तो वो जो गुलेल है उस बहुत तेजी से आगे बढ़ के निकल गया। तो कैटापुल्ट इज गुलेल जब ये नाउन होता है। और जब वर्ब होता है इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को बहुत तेजी से आगे फेंकना, पुश फॉरवर्ड करना, बहुत तेजी से आगे फेंकना। चलो अब हम एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। हिंडर की बात कर रहे हैं, चलो हिंडर के सारे वर्ड्स बता दो मुझे। हिंडर इज रोकना। तो अगर आप किसी को रोक रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? हिंडर कर दिया आपने, मतलब ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, रोक दिया उस इंसान को आगे बढ़ने से। इम्पीड कर दिया, इनहिबिट कर दिया, स्टिमी कर दिया, रोक दिया। कंटेन करने की कोशिश करी, रोकने की कोशिश करी। चेक करने की कोशिश करी, रोकने की कोशिश करी। कर्ब करने की कोशिश करी, रोकने की कोशिश करी। उसको थ्वार्ट किया, उसको रोका, उसको थ्रॉटल किया, उसको
रोका, उसको स्टिफल किया, उसका गला घोटा, मतलब उसको रोका कि भाई तू आगे मत बढ़ जाना। तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? किसी को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करना। स्ट्रैंगल किया, उसको रोकने की कोशिश करी, उसका गला घोटने की कोशिश करी, मतलब वो तुम आगे मत बढ़ जाना, तुम रुक जाओ यहीं पे। रिस्ट्रेन किया, राइट, रोकने की उसको कोशिश करी। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्सोनेंस। लास्ट में ANCE लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। कॉन्सोनेंस में एक रूट वर्ड है को, CO, को शब्द का मीनिंग होता है टुगेदर, साथ में। तो अगर दो लोगों के बीच में कॉन्सोनेंस है, इसका मतलब क्या है कि दोनों लोग एक दूसरे की बात से अग्री करते हैं कि हाँ भाई जो तुम कह रहे हो वही मैं भी कह रहा हूँ, हम एक दूसरे की बात से अग्री करते हैं। तो अग्रीमेंट और हार्मनी बिटवीन डिफरेंट थिंग्स। तो दो अलग अलग चीज़ें एक दूसरे की बात को मानने के लिए तैयार हैं, एक दूसरे की बात से अग्री करते हैं, मतलब दोनों के बीच में क्या है? कॉन्सोनेंस है। हाँ, यहाँ पे कर्टेल भी लिख सकते हो। कर्टेल का मतलब भी क्या होता है? रोकना। हार्मनी है, शांति है, अकॉर्ड, एक दूसरे की बात मान रहे हैं, कोहेरेंस है, एक दूसरे की बात मान रहे हैं। एंटोनिम्स डिसोनेंस है, नहीं मान रहे, कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई है, डिस्कॉर्ड है, लड़ाई है। तो बजट का जो फोकस था एम्प्लॉयमेंट में, ये मैच करता है, हार्मनी में है, मतलब मैच करता है सरकार के लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक गोल्स पे। तो बजट में जो फोकस दिया गया एम्प्लॉयमेंट में, वो मैच कर रहा है। एक और वर्ड होता है कंसेंसस है। कंसेंसस का मतलब भी क्या होता है? हार्मनी है, मतलब सब लोग एक ही बात पे अग्री कर रहे हैं, सब लोगों के ओपिनियंस क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं, मीन्स देयर इज कंसेंसस। अच्छा, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि वो 2-3 महीने से लगातार एडिटोरियल में आ रहे हैं और अब उनको कोई भी वर्ड देखने को मिलता है तो उनको पता होता है उसका मीनिंग ऑलरेडी? मुझे सच सच बताना, जैसे आप मॉक टेस्ट देते हो या कोई एग्जाम देने जाते हो, कोई क्विज देते हो, आपको सारे के सारे वर्ड्स आते हुए होते हैं। ये बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ क्योंकि हमने एडिटोरियल में पिछले 3 महीने में इतने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स कर लिए जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं, और उनको बार बार सुन भी लिया, बार बार रिवाइज भी कर लिया, बार बार रिपीट भी इतनी इतनी बार कर लिया है कि वो वर्ड्स अब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ गए हैं। अब आपको कोई सोते हुए भी पूछेगा ना कि वीक के सिनोनिम्स बता दो, तो आप फटफट बोलना शुरू कर दोगे। कोई सोते हुए भी पूछेगा स्ट्रॉन्ग के सिनोनिम्स बता दो, फटफट बोलना स्टार्ट कर दोगे। तो वोकैबुलरी याद करने का यही तरीका होता है, एंड दैट इज रेपिटेशन। बहुत सारे बच्चों का ये आ चुका है कि मैम अब याद हो रहे हैं वर्ड्स, बट उसके लिए रेगुलरली आना पड़ेगा। यस, चलो अगला वर्ड क्या है? सिने क्वा नॉन। सिने क्वा नॉन का मतलब क्या है? इसके बिना काम नहीं चल सकता। इसके बिना, नॉन का मतलब समझ में आ रहा है? नहीं होगा, इसके बिना काम नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट मीन्स ये कंडीशन तो फॉलो होनी ही होनी चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये इसेंशियल एलिमेंट है, ये नेसेसिटी है, ये प्री रिक्विजिट है, मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन इसेंशियल है, इसेंशियल नहीं है, ऑप्शनल है, सुपरफ्लुअस है, एक्स्ट्रा है, एडिशनल है। तो स्टेबल इकोनॉमी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सस्टेनेबल मीन्स ऐसा डेवलपमेंट जो चलता रहे, ऐसा ना हो बीच में बंद होना पड़ जाए। तो इसके लिए क्या है? इसके लिए ये स्टेबल इकोनॉमी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, बात समझना। ये जो सिना क्वा नॉन है ना, ये पूरा का पूरा एक फ्रेज है। तो इस फ्रेज को ना हम नाउन की तरह यूज करते हैं। तो ये जो एंटोनिम्स है ना, इसमें डबल स्टार मार्क के करके लिखना, ये एडजेक्टिव फॉर्म के एंटोनिम्स हैं, ये इसके एंटोनिम्स नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं। ये सारे नाउन्स हैं तो ये तो इसके सिनोनिम्स हैं, लेकिन ये सारे इसके एडजेक्टिव फॉर्म के एंटोनिम्स हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट की मुझे सिनोनिम्स बता दो। कोई चीज़ अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो कैसी है? क्रूशियल है, वाइटल है, इसेंशियल है, इनडिस्पेंसेबल है, इंपॉर्टेंट है मतलब पाइवोटल है, इंपॉर्टेंट है, क्या कह सकते हैं, इम्पेरेटिव है, इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड होता है
मोमेंटस है, नहीं, हाँ मोमेंटस है मतलब इम्पॉर्टेंट है। तो इन सारे के सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है कि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मोमेंटस जैसा ही एक और शब्द होता है मोमेंटरी। इसका मतलब क्या होता है, क्षण भर की है। कोई चीज अगर मोमेंटरी है तो वो कैसी है, क्षण भर की है। मतलब क्या 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 है, एफीमेरल है, ट्रांजिएंट है, फ्लीटिंग है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है, क्षण भर की है, मोमेंटरी है। तो दोनों वर्ड्स एक जैसे हैं बट मीनिंग बिल्कुल अलग अलग होता है। चलो, बम्प्स मीन्स रुकावटें। आप सड़क पे चलोगे तो बम्प्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। सड़क पे चलोगे तो बम्प्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब कुछ कुछ ऐसी जगह होंगी जहां पे आपको थमना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। आपको आपकी सक्सेस की जो रास्ता है उसमें आपको रुकावट मिलेगी। तो उस रुकावट को क्या बोलते हैं, बम्प। जनरली सड़क पे यूज करते हैं। आपका जो रास्ता है उसमें आपको बम्प्स मिलेंगे, मतलब रुकावटें मिलेंगी। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। ऑब्स्टिकल्स या सेटबैक्स मिलेंगे, फेलियर मिलेगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होंगी। ऑब्स्टिकल्स रुकावटें, हर्डल्स रुकावटें, सेटबैक्स मिलेंगे। एक हर्डल रेस होती है। हर्डल रेस में क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे रेस लगा रहे होते हैं। तो ये रेस सीधी नहीं होती, बीच बीच में ना कुछ ऐसी रुकावटें सी होती हैं बीच में। जैसे ये लगा दिया, यहाँ पे बड़ा सा इसको कूद के निकलना है, ये हर्डल लगा दिया, फिर एक और हर्डल लगा दिया। तो इस वाली रेस को बोलते हैं हर्डल रेस। मतलब स्मूथ रेस नहीं है, स्मूथ रास्ता नहीं है, बीच बीच में आपको आपका टाइम ज़्यादा लगे, इसलिए आपको कुछ कुछ रुकावटें दी गई हैं। आपको ऐसे करके रेस करनी पड़ेगी। एंटोनिम्स एडवांटेजेस हैं भाई, फायदे ही फायदे हैं। बूस्ट, कोई चीज़ आपको बूस्ट करती है मतलब आगे की तरफ लेके आती है। एक मुझे एग्जाम्पल याद है, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। किसी ने देखा है एडवर्टीजमेंट? तो बूस्ट का मतलब क्या है, वो चीज़ आपको आगे की तरफ पुश करेगी। अच्छा, एक ना स्ट्रैटेजी मैं अपने एग्जाम्स में बहुत यूज़ करती थी जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी। जैसे मुझे किसी वोकैबुलरी का ना वर्ड का मीनिंग नहीं पता, बट मैंने देखा है कि ना वो किसी कंपनी का नाम है, या मैंने सुना है कि वो ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, किसी सामान का नाम है, किसी प्रोडक्ट का नाम है। तो मुझे पता लग जाता है कि वो कुछ ना पॉजिटिव ही होगा। क्योंकि कोई भी अपनी कंपनी का नाम, अपने सामान का नाम, अपने प्रोडक्ट का नाम नेगेटिव नहीं रखेगा। हमेशा इंसान अच्छा नाम रखता है, हमेशा पॉजिटिव नाम रखता है। तो मैं ना टोन आइडेंटिफाई कर लेती थी ऐसे कि इस वर्ड की टोन ना पॉजिटिव ही होगी, और फिर ऑप्शंस में जो नेगेटिव टोन के वर्ड्स होते थे उनको एलिमिनेट कर दो। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत बार हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड आया आपके सामने, चलो पैरागॉन ही मान लो। पैरागॉन मुझे पता है किसी एक चप्पल का नाम हुआ करता था। अब एग्जाम इसके मीनिंग्स में कुछ कुछ नेगेटिव दिए हुए हैं कि वर्स्ट थिंग या फिर ईविल, तो ना वो नेगेटिव वाले एलिमिनेट कर दो। इसका नाम, इसका मीनिंग नेगेटिव तो नहीं होगा, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि किसी ने अपनी सामान का नाम रखा हुआ है। तो ये तरह की स्ट्रैटेजी भी बहुत बार हेल्प कर जाते हैं। तो बूस्ट का फॉर एग्जांपल आपको मीनिंग नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है बूस्ट ना एक प्रोटीन पाउडर, एक तरह का पाउडर आता था, तो पॉजिटिव टोन का ही होगा। तो डिस्पाइट अ फ्यू बम्प्स अलोंग द वे, रास्ते में कुछ प्रॉब्लम थे उनके बावजूद भी प्रोजेक्ट जो है समय पे कंप्लीट हो गया। अगला वर्ड है डिमोटिंग। ये तो इजी हो गया, डिमोट कर रहे हो आप मतलब किसी को लोअर रैंक दे रहे हो। अच्छा, दो शब्द होते हैं, इसको भी समझना। एक होता है डेलीगेट करना और एक होता है रेलीगेट करना। मेरे पास ना बहुत सारे काम है, तो मैंने क्या बोला कि अपनी टीम के एक मेंबर को, सीमा को, कि सीमा ऐसा करो कि ये जो मैं वोकैबुलरी लिख रही हूँ ना अपनी क्लास में, इसकी एक पीडीएफ बना के बच्चों को दे दो। तो मैंने अपना काम क्या कर दिया, डेलीगेट कर दिया। डेलीगेट का मतलब क्या है, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया कि मैं तो यहाँ क्लास में लिख ही रही हूँ सारे वर्ड्स, तुम बस इसका पीडीएफ में अलग अलग पेज पे अलग अलग लिख के बच्चों को दे देना कि बच्चे आसानी से उसको पढ़ पाए। तो इसको बोलते हैं डेलीगेट करना। रेलीगेट करने का मतलब क्या होता है, कोई मेरे यहाँ मैनेजर पोजीशन पे था, मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको मैनेजर की पोजीशन से हटा के डेप्यूटी मैनेजर बना दिया। तो इसको बोलते हैं रेलीगेट करना। तो रेलीगेट करने का मतलब क्या होता है, आप किसी को डिमोट कर रहे हो या किसी को क्या कर रहे हो, टू गिव एन इंफीरियर पोजीशन, एक नीचे वाली पोजीशन दे रहे हो, उसको बोलते हैं रेलीगेट करना। दोनों में डिफरेंस क्लियर है, दोनों ही वर्ब्स हैं।
तो डिमोटिंग का सिनोनिम क्या हो गया? रेलीगेटिंग। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। तो टू रिड्यूस टू अ लोअर रैंक और ग्रेड, किसी को एक नीचे वाली रैंक पे डाल देना, ग्रेड पे डाल देना, डाउनग्रेड कर देना, डीक्लासीफाई कर देना, रीअसाइन कर देना। एंटोनिम्स प्रमोट कर दिया, एलिवेट कर दिया, एडवांस कर दिया, ऊपर वाली पोजीशन दे दी। तो क्योंकि वो बार बार गलतियां कर रहा था, इसलिए उसको मैनेजर से असिस्टेंट बना दिया गया। याद रहेंगे दोनों वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का डिफरेंस ही पता होना चाहिए। अगला वर्ड है एक्रिमोनियस, लास्ट में OUS लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? एडजेक्टिव। रिश्ते एक्रिमोनियस है, इसका मतलब रिश्ते कैसे हैं? रिश्ते बहुत ही कड़वे हैं। मुझे एक्रिमोनियस के पहले कुछ सिनोनिम्स बताओ। एक्रिमोनियस है, इसका मतलब रिश्ते कैसे हैं? हॉस्टाइल है, बिटर है, बहुत ज्यादा कड़वे हैं, तो आप उसको क्या बोल सकते हो? विट्रियोलिक है। विट्रियोलिक मीन्स बहुत ही ज्यादा नेगेटिव। वाइट्यूपरेटिव होना, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होना। फिर से कुछ नियर सिनोनिम्स हैं, लड़ाकू हैं, आपस में बहुत लड़ रहे हैं दो लोग, तो उनके रिश्ते भी कैसे होते हैं? एक्रिमोनियस होते हैं। तो लड़ाकू लोगों को क्या बोलते हैं? बेलिजरेंट, बेलिकोज। और क्या बोलते हैं लड़ाकू लोगों को? बहुत सारे सिनोनिम्स हमने किए हुए हैं लड़ाकू लोगों के, जल्दी जल्दी बता दो मुझे। कॉम्बैटिव, पेट्यूलेंट, हार्श, फ्रैक्शियस, एग्रेसिव, और बता दो। और ऐसा है। गैरुलस, गैरुलस तो उन लोगों को बोलते हैं जो बहुत ज्यादा बातें करते हैं, उनको बोलते हैं गैरुलस। और कोई याद आ रहा है? क्वारलसम, राइट। ग्राउची, पग्नेशियस, ग्रम्पी, इर्कसम, पीविश, राइट। इन सारे शब्दों को, इन सारे लोगों को कौन बोलते हैं? जो बहुत चिड़चिड़े से रहते हैं, पूरे टाइम लड़ते रहते हैं। कैंटैकरस। चलो, तो ये तो हो गए इसके सिनोनिम्स। अच्छा, अब मुझे फ्रेंडली के भी कुछ सिनोनिम्स बता दो। जो लोग बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, फ्रेंडली के यहाँ लिख लेते हैं। फ्रेंडली होते हैं, उनके रिश्ते तो कैसे होते हैं? या वो लोग जो फ्रेंडली होते हैं, एमिएबल, एमिकेबल। एमी रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एमी इज फ्रेंड या लव। एमिटी यूनिवर्सिटी, एमिटी इज फ्रेंडशिप, तो एमी शब्द का मीनिंग क्या होता है? लव या फ्रेंड। सोशिएबल, कॉर्डियल, एफेबल, जीनियल, कॉन्जीनियल। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या है? कि कैसे रिश्ते हैं? फ्रेंडली रिश्ते हैं, बहुत ही बढ़िया। ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस लोग कौन होते हैं? जो बहुत ही सोशल होते हैं, जो हमेशा ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। इसमें रूट वर्ड है ग्रेग। ग्रेग रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? फ्लॉक। फ्लॉक इज व्हाट? ग्रुप। तो ऐसे लोग हमेशा क्या करते हैं? ग्रुप में ही रहना पसंद करते हैं, मतलब बहुत ही सोशल लोग होते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्रेगेरियस। तो ये सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या थे? ऑल दीज वर्ड्स वर एडजेक्टिव्स, क्योंकि हम लोगों के बारे में बात कर रहे थे। तो जो डिबेट हुई वो बहुत ही एक्रिमोनियस हो गई, बहुत ही लड़ने लोग लग गए, जैसे जैसे कैंडिडेट्स जो है एक दूसरे के पुराने डिसीजंस को अटैक करने लग गए। आगे अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज स्केप्टिकल, लास्ट में AL लग रहा है, एडजेक्टिव। बहुत बार ऑथर की टोन स्केप्टिकल होती है, मतलब ऑथर को डाउट हो रहा होता है, ऑथर विश्वास नहीं कर पा रहे, तो स्केप्टिकल मीन्स डाउटफुल होना। इसके ऊपर जितने स्टार मार्क करने कर लो, एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है ये। डाउटफुल होना, अनसर्टेन होना। डाउटफुल हो, ड्यूबियस हो, सिनिकल। सिनिकल का मीनिंग क्या होता है? ये इंसान मेरा कुछ फायदा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा होगा, ये इंसान इतना अच्छा तो नहीं हो सकता। ऐसे लोग होते हैं सिनिकल, जो लोगों के अच्छे होने पर विश्वास ही नहीं कर सकते। एंटोनिम्स ट्रस्टिंग है, कॉन्फिडेंट है, अश्योर्ड है, मीन्स आप विश्वास कर पा रहे हो। तो प्रोमिस के बावजूद भी वो डाउटफुल थी। किस चीज़ को डाउटफुल थी? पॉलिसी काम करेगी या नहीं करेगी।
तो उन वादों के बावजूद भी वो बहुत डाउटफुल थी। रिवैम्प करना, इसमें एक वर्ड आ गया री का मतलब क्या है? अगेन। हाँ, एन एक्स टू ग्राइंड कह सकते हैं। जो लोग साइनिकल होते हैं, सिनिकल होते हैं, उनको क्या लगता है कि सामने वाले के पास क्या है, ही हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड। ये एक ईडियम होता है, एन एक्स टू ग्राइंड। इसका मतलब होता है कि उसके पास उसका खुद का कोई फायदा होगा तभी वो ऐसे काम कर रहा है। उसने कुछ चैरिटी करी है, कुछ डोनेशन किया है, कुछ लोगों की मदद की है, तो ही मस्ट बी हैविंग एन एक्स टू ग्राइंड। मतलब उसका खुद का कोई फायदा हो रहा होगा इसमें, नहीं तो इंसान तो अच्छा होता ही नहीं है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? ऐसे लोग जो सोचते हैं वो सिनिकल होते हैं। चलो, रिवैम्प करना इज इम्प्रूव करना। एक्शन की बात कर रहे हैं हम। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। तो आप किसी चीज को अच्छा कर रहे हो, रिवैम्प कर रहे हो, ओवरहॉल कर रहे हो, रेनोवेट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, मीन्स आप उसको अच्छा कर रहे हो। एंड आपने निगलेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, वो चीज़ डेटेरियोरेट हो गई और ख़राब पे ख़राब होती हुई चली गई। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि वो इम्प्रूव करेगी अपनी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी को, जिससे कि वो अपने टारगेट ऑडियंस पे और अच्छे से पहुंच पाए। ऐसा कंपनी ने डिसाइड किया। फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। पहला है चाइम इन। चाइम इन का मतलब क्या होता है कि 4-5 लोग बात कर रहे थे, आपने भी क्या कर दिया? यू चाइम्ड इन। आपने भी बोला मैं भी हिस्सा बन जाता हूँ आपकी कन्वर्सेशन का, मैं भी बातचीत करना शुरू कर देता हूँ। तो आपने एक बात बोली और आपने इनकी कॉन्वर्सेशन को ज्वाइन कर लिया। तो आपने क्या किया? चाइम इन किया। ब्रेक इन भी एक फ्रेजल वर्ब होती है, जिसका मीनिंग भी क्या होता है? सेम ही होता है, टू इंटरप्ट अ कन्वर्सेशन। दो लोग बात कर रहे थे, आप अचानक से बीच में आके उनकी बात को रोक दिया। बट ब्रेक इन और चाइम इन में मतलब डिफरेंस क्या होता है? ये थोड़ा सा नेगेटिव टोन का होता है कि आपने उनको रोक दिया और बोला कि मेरी सुनो। और ये थोड़ा सा पॉजिटिव टोन का होता है कि आपने उनकी कन्वर्सेशन में एक रोल प्ले किया। तो बस टोन का डिफरेंस है, अदरवाइज मीनिंग सेम है। कॉप आउट करना कि भाई मैं तो बाहर हूं इस चीज से। 4-5 लोगों ने सोचा कि हम अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करेंगे, हम अपने देश को बचाएंगे, हम बॉर्डर पे जाएंगे और लड़ाई करेंगे। तो लेकिन उनमें से 1-2 लोगों ने क्या बोला कि नहीं भाई मैं बाहर हूं इससे। तो डरपोक तरीके से बाहर हो जाना किसी कमिटमेंट से, जिम्मेदारी को अवॉइड करना, दैट इज व्हाट कॉप आउट करना। डफ अप करना, पिटाई कर देना, मीन्स बीट और फिजिकली अटैक समवन। किसी को मारना, किसी को अटैक करना इज व्हाट डफ अप करना। फेंस इन। फेंस पता है सभी को क्या होती है? जो बाउंड्री लगाई जाती है जानवरों को रोकने के लिए कि वो खेत में ना चले जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? फेंस। तो फेंस इन करना मीन्स आप किसी चीज को रोक रहे हो, किसी चीज की बाउंड्री बना रहे हो, मीन्स फेंस इन कर रहे हो। चलो, इडियम्स एंड फ्रेंड्स पे फ्रेजेस पे आते हैं। फेयर वेदर फ्रेंड, वो ना मेरा फेयर वेदर फ्रेंड है, मीन्स अच्छे समय का दोस्त है। खराब समय होगा तो मुझे भाग छोड़ देगा। मेरा अच्छा समय चल रहा है इसलिए वो मेरे साथ है। मेरा एग्जाम में सिलेक्शन हो गया है इसीलिए वो आजकल मुझे दिन में 2-2 बार फोन करता है। नहीं तो जब मैं तैयारी कर रहा था और मैं बार बार फेल हो रहा था, वो मुझसे बात तक नहीं करता था। तो ही इज माई फेयर वेदर फ्रेंड। समवन हु इज ओनली अ फ्रेंड इन गुड टाइम्स बट अबैंडन्स यू, आपको छोड़ दे डिफिकल्ट सिचुएशन में। नेक्स्ट इज फूड फॉर थॉट। आज मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग 5 मिनट खाली बैठना इस क्लास के बाद और सोचना कि आपने अभी तक ऐसी कौन कौन सी गलतियां करी हैं जो आप आगे रिपीट नहीं करोगे। तो आई एम गिविंग यू अ फूड फॉर थॉट, आई एम गिविंग यू फूड फॉर थॉट। इसका मतलब क्या है? मैं आपको बोल रही हूँ कि आप गहराइयों में सोचो और कंसिडर करो कि आपने क्या क्या गलतियां भी ऐसी करी हैं जो आप आगे नहीं करोगे। इन एजेस आई हैव सीन यू, आई हैवंट सीन यू इन एजेस, मतलब मैंने आपको बहुत लंबे टाइम से मैं आपको देखा ही नहीं है। तो इन एजेस मीन्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम से हम मिले ही नहीं है। स्केयर द लिविंग डे लाइट्स आउट ऑफ, ही स्केयर्ड द लिविंग डे लाइट्स आउट ऑफ मी, मतलब उसने मुझे बहुत बुरी तरीके से डरा दिया यार। मैं ऐसे बैठी हुई थी और मैं ऐसे ट्रैवल कर रही थी, सामने से एक घाट आई और जो ड्राइवर था उसने मुझे बोला कि यहाँ पे ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं और वो उसने खुद उस चीज़ को फील किया है। तो ही स्केयर्ड द लिविंग डे लाइट्स आउट ऑफ मी, मतलब उसने मुझे बहुत बुरी तरीके से डरा दिया। मैंने ड्राइवर को बोला कि जल्दी से यहाँ से निकलो भाई, रात होने वाली है। तो किसी को बहुत ही बुरी तरीके से डरा देना। आप बोर्न टू पिक, एक प्रॉब्लम है, एक इशू है जो हमें उठाना है, मीन्स हमें इस पर डिस्कशन करना है। अब बोर्न टू पिक।
सो वी हैव अ बोन टू पिक नाउ, मतलब एक लड़ाई, एक टॉपिक है लड़ाई का, इसको सुलझा लेते हैं, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। समझ आया पैसेज सभी को? एवरीवन, आज का आर्टिकल तो बहुत प्यारा है, बजट के ऊपर है। चलिए डिस्कस करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, 4300 स्टूडेंट्स आर वाचिंग बट 4300 लाइक्स नहीं है, तो एक बार तुरंत की तुरंत सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, तुरंत की तुरंत। चलिए आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। अब बजट एक ऐसा बजट जो फॉरवर्ड लुकिंग है, जो आगे की सोच रखता है और ग्रोथ ओरिएंटेड है। ऑथर की टोन कैसी लग रही है? ऑथर तारीफ कर रहे हैं बजट की, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ऑथर की टोन कैसी है? ऑप्टिमिस्टिक है। ऑथर सैंग्विन है, तारीफ कर रहे हैं बजट की, आगे के को लेके उम्मीद है ऑथर को, होपफुल है ऑथर की टोन। सैंग्विन इज आई, दिस इज आई। चलो अब आर्टिकल पढ़ लेते हैं। पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। चलिए समझे? ओके। द यूनियन बजट 2025-26, जो यूनियन बजट आया, इज इन लाइन। इज इन लाइन मीन्स मैच कर रहा है, किसके हिसाब से है? सरकार के जो सस्टेन, सस्टेन मीन्स लगातार, तो सरकार जो लगातार कोशिश कर रही है, एफर्ट्स है ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, कुछ सालों से सरकार जो लगातार कोशिश कर रही है कि वो बोल्स्टर कर पाए, बोल्स्टर मीन्स और स्ट्रॉन्ग बना पाए, स्ट्रेंथन कर पाए इकोनॉमी की ग्रोथ को और डेवलपमेंट को। तो यूनियन बजट उस चीज से मैच कर रहा है कि सरकार की कोशिशें जो हैं इकोनॉमी को ग्रो करवाने की और डेवलपमेंट लाने की। द प्रोविजंस, प्रोविजंस मीन्स जो जो बातें लिखी गई हैं, कंडीशंस कह सकते हैं, जो बजट के अंदर जो जो चीजें लिखी गई हैं इंडिकेट करती है, इंडिकेट मीन्स सिग्नल देती हैं द कॉन्टिन्यूएशन, कि लगातार होता रहेगा गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजिक अप्रोच। तो गवर्नमेंट अपनी स्ट्रैटेजीज लगाती रहेगी किस चीज की तरफ? इकोनॉमी को एक्सपैंड करने के लिए, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। फिस्कल प्रूडेंस, फिस्कल प्रूडेंस का मतलब क्या है? फिस्कल मीन्स फिनेंशियल, और प्रूडेंस का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही सोच समझ के काम करना। तो फिस्कल प्रूडेंस एक पूरा का पूरा एक टर्म होता है जिसका मतलब होता है कि सरकार जो है जो भी कदम उठाएगी वो किस चीज को लेके उठाएगी, कि सरकार का जो फिस्कल प्रूडेंस है वो मैनेज रहे, मतलब सरकार के पास जो पैसा है वो उसको अच्छे से मैनेज करे, सरकार कहीं भी बहुत ज़्यादा कर्जा ना ले ले, सरकार का करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए, तो इस सब चीज़ों को मैनेज करेगी सरकार और उसको बोलते हैं फिस्कल प्रूडेंस। एंड सेक्टोरल ग्रोथ, और हर सेक्टर की, हर एरिया की ग्रोथ हो। वन ऑफ अनाउंसमेंट्स इन द बजट, बजट में से एक अनाउंसमेंट दैट हैज़ बीन मोस्ट वाइडली वेलकम, जिसको लोगों ने एकदम पूरी तरीके से वेलकम किया, बहुत ज़्यादा वेलकम किया, वो क्या था? इज दिस सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मीन्स अच्छा खासा, अच्छा खासा कट आ गया, कमी आ गई पर्सनल इनकम टैक्स में। तो इन लोगों को जो इनकम टैक्स देना होता है, पर्सनल इंडिविजुअल इनकम टैक्स जो होता है, उसमें कमी आ गई। कंप्लीट एग्जेम्पशन, जो पूरी तरीके से छूट दे दी गई, वो एक्सटेंड कर दी गई उन इंडिविजुअल्स को जो लगभग लगभग 12 लाख पर साल कमा रहे। तो अब आप 12 लाख पर साल तक कमा सकते हो और आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये जो लिमिट है ये 12.75 हो जाएगी सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए। तो जिन लोगों को सैलरी मिल रही है ये 12 से 12.75 हो गई, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी, मतलब आप होता है ना जब आप इनकम टैक्स देते हो तो अगर आप कुछ अमाउंट किसी पॉलिसी में डालते हो या किसी चीज़ में डालते हो तो उसमें भी आपको डिडक्शन मिल जाता है।
तो ये 12.75 हो गया। तो 12.75 तक अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। इस चीज को लोगों ने बहुत ज्यादा वेलकम किया, बहुत ज्यादा खुश हैं इस चीज से। एग्जाम्पशन मीन्स बेटा छूट। दिस इज अ मेजर रिलीफ, ये एक बहुत बड़ा सुकून है मिडिल क्लास के लिए। तो मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा सुकून है एंड इज एक्सपेक्टेड टू, और ऐसी उम्मीद है कि इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, बहुत तेजी से ये हेल्प करेगी इकोनॉमी को ग्रो करने में। उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। हायर डिस्पोजेबल इनकम, जब हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है, वो इनकम जो मैं खर्च कर सकती हूँ, उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। मेरे पास इनकम तो आ रही है लेकिन मेरी मैक्सिमम टैक्सेस में जा रही है, तो टैक्सेस को मैं देने के बाद जो मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम आती है, मतलब वो इनकम जो मेरी खुद की है, जिसको मुझे कोई टैक्स वैक्स में नहीं देना, उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो जब मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी या मुझे टैक्स नहीं देना होगा, तो ये ट्रिगर करेगा। ट्रिगर का मीनिंग क्या है, पुश फॉरवर्ड करेगा, स्टार्ट करेगा। किस चीज को स्टार्ट करेगा, एक सेकेंड, ये ट्रिगर करेगा अब मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब, सॉरी, वर्चुअस साइकिल को ट्रिगर करेगा। वर्चुअल मींस अच्छी अच्छी चीजें अब शुरू हो जाएंगी। हायर कंजम्पशन, लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, कंजम्पशन ज्यादा करेंगे, मतलब सामान ज्यादा खर्चेंगे, ज्यादा यूज करेंगे। इंक्रीज डिमांड, सामान ज्यादा खर्चेंगे, सामान ज्यादा यूज करेंगे, खर्च ज्यादा करेंगे तो सामान की डिमांड बढ़ेगी। सामान की डिमांड बढ़ेगी तो कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनीज की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। तो इससे ये सब चीजें हो जाएंगी। दिस इन टर्न, ये जो है रिजल्ट करेगा किस चीज में, हायर इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस। अब इससे क्या होगा, सरकार का भी फायदा होगा, क्योंकि जब मैं सामान खरीद रही हूँ तो उस पर जीएसटी सरकार को जा रहा है। मेरे पास पैसा ज्यादा है, मुझे अब इनकम टैक्स नहीं देना पड़ रहा, तो मैं सामान जाके खरीद रही हूँ, सामान जाके खरीद रही हूँ तो उसमें जीएसटी सरकार को जा रहा है, तो सरकार का इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। और फर्दर, और इससे और भी ज्यादा इकोनॉमी एक्सपैंड हो रही है, इकोनॉमी बढ़ती जा रही है। स्पेसिफिकली, पर्टिकुलरली ग्रेटर कंज्यूमर स्पेंडिंग, जब इंसान ज्यादा खर्च करेगा इकोनॉमी में जाके, तो इससे इंडस्ट्रीज को भी फायदा होगा। सही बात है भाई, इंडस्ट्रीज को फायदा होगा, जैसे कि रिटेल, जो लोग सामान बेच रहे हैं उस वाली इंडस्ट्री को। रियल एस्टेट, लोग घर भी खरीदेंगे। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, गाड़ियां भी खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा, जब कंपनीज को फायदा होगा तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी बनेंगी, एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेगा। तो ऑथर ने क्या कि बोला पूरे पैराग्राफ में कि भाई बजट की सबसे बढ़िया चीज पता है क्या थी, कि टैक्स 12.75 लाख पर एनम वाली सैलरी को नहीं देना है, जिन लोगों की इतनी सैलरी है। बहुत बड़ी बात है, क्यों, उनके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई तो खर्चा ज्यादा करेंगे, खर्चा ज्यादा करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो कंपनीज को फायदा होगा, कंपनीज को फायदा होगा तो वो एक्सपैंड करेंगी, एक्सपैंड करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा पूरी की पूरी इकोनॉमी पर। पैसे समझ आया सभी को, एवरीवन? चलो अब थोड़ी सी ग्रामर करते हैं, मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे। एक तो मुझे इसका टेंस बता दो, इंडिकेट वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, अप्रोच का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, इज वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, ये मुझे बता दो एक्टिव है, पैसिव है और उसका टेंस क्या है, कट का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, सैलरीड का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, इज एक्सपेक्टेड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, इम्प्रूव्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। यहां से लेकर यहां तक पार्सिंग कर लें। चलिए देखते हैं क्या क्या आंसर्स रहे सभी के। चलो, इज इन लाइन एक ही वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इंडिकेट का सब्जेक्ट है प्रोविजंस, ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई, प्रोविजंस प्लूरल था इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, एस और यस नहीं लगाया था। अप्रोच स्ट्रैटेजिक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है तो ये नाउन हो गया। हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो जब भी हैज और बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है तो वो पैसिव वॉइस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इज का सब्जेक्ट है वन, ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा था, ये भी प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा था, तो सारी की सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, दैट से शुरू हो रहा था, तो इसका सब्जेक्ट था वन। तो वन अनाउंसमेंट्स में से एक अनाउंसमेंट कौन सी है, वो ये वाली है। सैलरी टैक्स पेयर्स नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है। सिमिलरली बिजनेस परफॉर्मेंस नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है। ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं, बट एक्चुअल में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से जो एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है, तो ये दोनों के दोनों आपके क्या है, ये दोनों के दोनों आपके पास्ट पार्टिसिपल हैं।
इज एक्सपेक्टेड, सबसे पहले तो इज एक्सपेक्टेड का सब्जेक्ट है दिस, सिंगुलर है इसलिए इज। इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है पैसिव वॉइस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब यहाँ पे पार्सिंग कर लेते हैं। स्पेसिफिकली एडवर्ब हो गया, ग्रेटर एडजेक्टिव है, कंज्यूमर स्पेंडिंग ये पूरा का पूरा एक कंपाउंड नाउन की तरह यूज हुआ है, या फिर इसको अलग अलग भी कर सकते हो। कंज्यूमर एडजेक्टिव हो गया, स्पेंडिंग नाउन हो गया, विल वर्ब हो गया, बेनिफिट वर्ब हो गया, इंडस्ट्रीज नाउन हो गया। सच एज हम एग्जाम्पल दे रहे हैं तो सच एज पूरा का पूरा एक प्रेपोजिशनल फ्रेज की तरह यूज हुआ है। रिटेल नाउन हो गया, रियल एस्टेट नाउन हो गया, एंड कंजंक्शन हो गया, ऑटोमोबाइल एडजेक्टिव और उसका मैन्युफैक्चरिंग नाउन हो गया। तो ग्रेटर कंज्यूमर स्पेंडिंग विल बेनिफिट इंडस्ट्रीज सच एज दिस, बूस्टिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो V1 प्लस ING है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इनको दोनों को अलग अलग लोगे तो ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया। दोनों को साथ में भी कंसिडर कर सकते हो, दोनों को साथ में कंसिडर करोगे तो कंप्लीट नाउन हो गया। कितने लोगों के सारे आंसर्स ठीक निकले? आई होप मेनी ऑफ यू। चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं। बहुत सारे बच्चों के सारे आंसर्स ठीक निकले, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। परफेक्शन बैच के बारे में आपको बेटा लास्ट में बताऊंगी। बिल्कुल क्लास होगी, 100% क्लास होगी, 9 बजे होगी परफेक्शन की क्लास। अभी परफेक्शन 2.0 स्टार्ट नहीं हो पाया था क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी, बट हम आज से परफेक्शन 2.0 स्टार्ट कर देंगे। पहले एक क्लास हो गई थी उसकी क्लोज टेस्ट की, बट वो हम आज से स्टार्ट कर देंगे। पूरा स्केड्यूल भी आपको आज ही मिल जाएगा, सारी की सारी क्लासेस भी स्केड्यूल आज ही हो जाएंगी। सो डोंट वरी, 9 बजे मिलेंगे हम परफेक्शन की क्लास के लिए। अनदर की हाईलाइट, की मीन्स इंपॉर्टेंट। एक दूसरा इंपॉर्टेंट हाईलाइट मतलब मेन चीज बजट की क्या है कि एलोकेशन प्रोवाइड किया गया है 11.2 लाख करोड़। इतना सारा पैसा दिया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 2025-26 में। कैपिटल एक्सपेंडिचर समझते हो? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो सरकार खर्चा करती है कंट्री में फिक्स्ड एसेट्स बनाने के लिए। फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या हो गया? जैसे रोड्स बना दिए, रेलवेज बना दिए, कोई पार्क बना दिया, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है बजट में कि 11.2 लाख करोड़ का खर्चा सरकार करेगी, मतलब इतना एलोकेट किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, जो कि एक इंक्रीज है, एक बढ़ोतरी है नियरली 10% की। तो इस साल में जो एक्चुअल में खर्चा हुआ है उससे 10% ज्यादा है। तो करंट फिस्कल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर में दिस इनहांस मीन्स इंक्रीज। तो ये जो बढ़ा हुआ खर्चा है, इससे क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा कंट्री में, रोड्स बनेंगे, रेलवेज बनेंगे, पार्क्स बनेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। ये बूस्ट करेगा, बूस्ट मीन्स एनकरेज करेगा, किस चीज को बढ़ाएगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा भाई। जब रोड्स बनेंगे, रेलवेज बनेंगे तो लोगों को काम भी मिलेगा। एंड कैटलाइज का मीनिंग भी क्या होता है? पुश फॉरवर्ड, किस चीज को और आगे बढ़ा देगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी, और सेक्टर्स में, अलग अलग सेक्टर्स में खूब सारा काम होगा। एंड ऑफ कोर्स, और बेशक ये स्ट्रेंथन करेगा, स्ट्रांग बनाएगा नेशन की लॉजिस्टिकल और इंडस्ट्रियल बैकबोन को। लॉजिस्टिकल का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट। तो एक जगह से दूसरी जगह सामान जाना आसान हो जाएगा जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, रोड्स बनेंगे, रेलवेज बनेंगे। और जो इंडस्ट्रियल बैकबोन है, जो इंडस्ट्रीज की बैकबोन है, वो भी स्ट्रांग हो जाएगी। एंश्योरिंग, और इससे क्या होगा? लंबे टाइम तक सस्टेनेबल ग्रोथ होगी। ऐसी ग्रोथ होगी तो चलती रहेगी। इन अ मेजर थ्रस्ट का मीनिंग भी क्या होता है? पुश। तो उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया मैन्युफैक्चरिंग को। उसमें भी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया है, क्या अनाउंस किया है? कि हम स्टैब्लिश करेंगे, स्थापित करेंगे एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। तो एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन बनाया जाएगा। मकसद क्या होगा उसका? मकसद होगा कि हम प्रमोट करें मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को प्रमोट किया जाएगा। छोटी छोटी, मीडियम और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को कवर करेंगे, उनको हम पॉलिसी में सपोर्ट करेंगे, उनको रोड मैप्स बना, एग्जीक्यूशन रोड मैप्स है। रोड मैप्स का मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा प्लान बनाने में हेल्प करेंगे। रोड मैप मीन्स कंप्लीट प्लान।
एग्जीक्यूशन मीन्स किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना मीन्स कर लिया आपने उस चीज़ को, एग्जीक्यूट कर लिया मतलब वो चीज़ हो गई। एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क, तो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। कोलैबोरेशन मीन्स मिलके, किससे मिलके, सेंट्रल मिनिस्ट्री से और स्टेट से मिलके। तो जो मिशन है उसका मकसद क्या है, मिशन का मकसद है कि वो इन्हांस करेगा, बढ़ा देगा डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ को। डोमेस्टिक मीन्स कंट्री के अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी। इम्पोर्ट के ऊपर हमारा डिपेंडेंस कम हो जाएगा, हमें बाहर की कंट्री से लेना नहीं पड़ेगा, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमारी कंट्री में आना शुरू हो जाएगा। तो ये मकसद है उनके इस प्रोग्राम का। वाइल द फाइनल डिटेल्स, अभी इसकी जो गहराइयों में चीज़ें हैं अभी वो अभी तक हमने एग्जामिन नहीं किया, मतलब अभी तक हम गहराइयों में नहीं गए हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छे से कंसीव्ड मीन्स प्लान्ड, बहुत ही बढ़िया प्लान किया है उन्होंने, ये जो कदम उठाया बहुत बढ़िया लिया है। तो अभी तक भी ऑथर तारीफ ही तारीफ कर रहे हैं बजट की, कि एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, तो रोड्स बनेंगे, रेलवेज बनेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलेगा, और दूसरा उन्होंने एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन बनाया है जहाँ से हम मेक इन इंडिया कैंपेन को सपोर्ट किया जाएगा, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया जाएगा जो कंट्री के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो इससे क्या होगा, इम्पोर्ट्स के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ फॉर रीडिंग, रीड करेंगे सभी लोग। हाँ जी, लास्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है, बाय स्ट्रीमलाइनिंग, स्ट्रीमलाइन करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को स्मूथ बना देना, किसी चीज़ को अच्छे से करवाना। तो जो रेगुलेटरी मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस के जो प्रोसेसेस हैं उनको स्ट्रीमलाइन करके, मतलब अब लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी परमिशंस लेने में, उन सब चीज़ों को करने में, वो चीज़ क्या बन गई है, स्मूथ बन गई है, आसान बन गई है। इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं कि हम आपको ये इंसेंटिव देते हैं अगर आप अपने यहाँ ही मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो, और एक इनेबलिंग बिजनेस इन्वायरमेंट बना के, इनेबलिंग मीन्स लोगों को सक्षम बना रहे हैं कि आप, आपका इन्वायरमेंट ऐसा है कि आप बिजनेस कर सको। तो ये जो इनिशिएटिव है इसके अंदर पोटेंशियल है, पोटेंशियल मीन्स इसके अंदर पावर है, किस चीज़ की पावर है, कि ये इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब की तरफ पोजीशन कर सकता है, कि दुनिया भर का मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर हो। इन कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस मीन्स मैच करना, मीन्स अग्रीमेंट। तो इन अग्रीमेंट विद द, मतलब मैच कर रहा है, सरकार का कमिटमेंट था कि हम जॉब्स क्रिएट करेंगे। तो जो बजट है वो फोकस्ड है, किस चीज़ पे फोकस्ड है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, मतलब वो सेक्टर्स जहाँ पे बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, बहुत लोगों को काम मिलता है, जिनको लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स बोलते हैं, जैसे कि टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग, लेदर, इन तीनों इंडस्ट्रीज पे भी बजट का फोकस है। ये जो इंडस्ट्रीज हैं हैव हिस्टोरिकली, बहुत लंबे टाइम से ये बहुत बड़ी बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स हैं, ये वाली इंडस्ट्रीज बहुत सारे लोगों को जॉब देती हैं, और ये इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट करती हैं सब्सटैंशियली, सब्सटैंशियली मीन्स बहुत ज़्यादा, ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती है इंडिया की एक्सपोर्ट अर्निंग से, मतलब हमारे यहाँ जो पैसा एक्सपोर्ट से हम कमाते हैं वो लेदर भेज के, टूरिज्म में और फूड प्रोसेसिंग से कमाते हैं। बाय प्रोवाइडिंग, अगर इनको मतलब कैसे टारगेटेड इंसेंटिव्स दे दे कि अगर आप इतना करोगे तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा, इतना करोगे तो ऐसे इंसेंटिव्स देके, और रूल्स रेगुलेशंस को भी अच्छा बना के इन लोगों के लिए, तो बजट का मकसद है कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बन सके, प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े, कंपटीशन बढ़े, और नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आए इन सेक्टर्स में। ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर साइड, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर समझ गए आप, रोड, रेलवेज वगैरह, तो बजट का फोकस है मैरीटाइम सेक्टर पे। मैरीटाइम सेक्टर में समुद्र से रिलेटेड, सी से रिलेटेड, समुद्र से रिलेटेड सेक्टर पे फोकस है। अनाउंसमेंट किया गया है अ न्यू मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, तो समुद्र के वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अनाउंस भी किया गया एक फंड का। इससे क्या होगा, बूस्ट मिलेगा, एक छाल मिलेगा, एक एनकरेजमेंट मिलेगा मरीन इकोनॉमी को, समुद्र की इकोनॉमी को, स्पेशली मेनली कहाँ पे, कोस्टल स्टेट्स, जो समुद्र के तट पे स्टेट्स हैं, उन कंट्री के उन स्टेट्स को
उनको उछाल मिलेगा, वहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, ट्रेड के लिए भी, काम करने के लिए भी, एंड ब्लू इकोनॉमी रिलेटेड सेगमेंट्स। और कौन से सेगमेंट्स में? जो ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड है। ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया? समुद्र की इकोनॉमी। तो वो चीज़ें जो समुद्र की इकोनॉमी से रिलेटेड है उनको भी क्या मिलेगा? उनको भी ग्रोथ मिलेगी। तो पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा था? पूरे पैराग्राफ में ऑथर ने बजट की तारीफ करी। ऑथर ने बोला, पहली चीज़ क्या बोली कि टैक्स कम कर दिया, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट एलोकेशन बढ़ा दिया, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत काम किया, फिर लास्ट में मैरीटाइम के लिए, समुद्र की इकोनॉमी के लिए भी बहुत काम करना प्लान किया गया है। तो ओवरऑल ऑथर की जो टोन थी वो बहुत ही ज़्यादा लॉडेबल थी बजट को लेके। ऑथर ने बहुत तारीफ करी बजट की। अब क्योंकि ये बहुत बड़ा आर्टिकल है तो इसी में हम रीडिंग करेंगे, इसी में हम स्किमिंग करेंगे, फिर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस करेंगे। तो इट्स टाइम फॉर स्किमिंग नाउ। तैयार हैं स्किमिंग के लिए सभी लोग? एक रिक्वेस्ट करूंगी, ऑलमोस्ट 4800 स्टूडेंट्स आर वाचिंग बट 4800 लाइक्स नहीं है, तो एक बार तुरंत की तुरंत सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, तुरंत की तुरंत। चलो स्किमिंग करके मेन आइडिया बताएंगे सभी लोग। एवरीवन टेल मी द मेन आइडिया। चलिए अब स्किमिंग करनी है ना, अब रीडिंग नहीं करनी। तो ऊपर ऊपर से पढ़ के मुझे बताओ क्या मेन आइडिया निकला। ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे बस और मेन आइडिया आइडेंटिफाई करेंगे। फेडरेशन ने भी नोट किया है विद इंटरेस्ट जो प्लान है कि फ्लाइट कनेक्टिविटी दी जाएगी 120 नए डेस्टिनेशंस को इस स्कीम के अंदर। इससे भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आएंगी। बजट ने इंट्रोड्यूस किया है धन धान्य कृषि योजना, जो कि एक इनिशिएटिव है एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। 100 डिस्ट्रिक्ट्स कवर होंगी पार्टनरशिप में। ये जो है क्रॉप, अलग अलग तरह की क्रॉप उगाने में हेल्प करेगा, स्टोरेज में हेल्प करेगा। तो पूरे पैराग्राफ में दो चीज़ें लिखी हुई थी। एक तो लिखी हुई थी उड़ान स्कीम, इसमें फ्लाइट्स ज़्यादा बढ़ाई जाएंगी, और एक लिखी हुई थी धन धान्य कृषि योजना, जिसमें फार्मर्स को हेल्प की जाएगी। तो दिस वाज द मेन आइडिया। दो स्कीम्स के बारे में ऑथर ने बताया बजट में, उड़ान और धन धान्य कृषि योजना के बारे में। कोई परेशानी? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ स्किमिंग करके मेन आइडिया बताएंगे। हाँ जी, अगले पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है? इतने सारे फार्मर्स को फ़ायदा होगा, एग्रीकल्चर में बहुत हेल्प होगी, उनकी इनकम बढ़ जाएगी, उनके पास परचेजिंग पावर होगी, तो कॉर्पोरेट सेक्टर को भी हेल्प होगी, वो सामान खरीदेंगे। एक और चीज़ क्या है कि फिस्कल डेफिसिट को कम करने का रिजॉल्वर डिटर्मिनेशन है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा तो ग्रोथ अच्छी होगी, फिस्कल डेफिसिट कम होगा तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इन्वायरमेंट अच्छा होगा। ड्यूटी स्ट्रक्चर और सिंप्लीफिकेशन का भी एक और काम इन्होंने किया है। ये सिंपल है लेकिन ये भी बहुत अच्छा काम है। तो यहाँ पे फिर से तीन चीज़ों की बात हुई है। पहली चीज़ वही धन धान्य कृषि योजना की, कि बहुत सारे फार्मर्स को फ़ायदा मिलेगा इससे। दूसरी बात हुई है फिस्कल डेफिसिट को कम किया जाएगा। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू। तो खर्चा ज़्यादा हो रहा है, रेवेन्यू कम है, तो उस चीज़ को कम करेंगे, मतलब फिस्कल डेफिसिट को कम करेंगे। सरकार का रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इस पर काम किया जाएगा, इकोनॉमी स्टेबल रहे। और तीसरी चीज़ है कि जितना भी टैक्सेस और ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं सामानों पे, उसका जो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है उसको भी अच्छा बनाया जाएगा, उसको सिंपल बनाया जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी को कम किया जाएगा, इंडस्ट्री में लोग आराम से काम कर सके, फ्रेमवर्क अच्छा हो। ये भी बहुत अच्छा एक अनाउंसमेंट है, सिंपल किया जाएगा उसको। तो इन तीन चीज़ों के बारे में बात हुई।
हिंटरलैंड मीन्स रूरल लैंड्स, जो गांव के अंदर के एरियाज हैं उनको बोलते हैं हिंटरलैंड्स। कितने लोगों का मैच किया मेन आइडिया? चलो लास्ट पैराग्राफ फर्स्ट के में मेन आइडिया बताएंगे सभी लोग। हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है? जो टैक्स लगाते हैं उसको भी ठीक किया है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है, मतलब चीज़ों को इजी बनाया है, टैक्स स्ट्रक्चर और टैरिफ्स को ठीक बनाया है, एक से ज़्यादा सरचार्ज नहीं लगेगा। बजट में जो प्रॉब्लम है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, वो भी एक वेलकम स्टेप है। ट्रेड में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। लगातार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर मैन्युफैक्चरिंग इस पे मतलब इन सबको एक साथ लिख दिया, जितनी भी चीज़ें पढ़ी थी हमने उन सबको अच्छा लिख दिया, ये चीज़ अच्छी है। अब चीज़ों को और गहराइयों में जाना पड़ेगा, लेकिन जो फ्रेमवर्क है बहुत ही अच्छा है। जैसे जैसे हम अडेप्ट करेंगे बजट का इम्पैक्ट आगे आने वाले महीनों को ठीक किया है। सेस और सरचार्ज क्या होता है? टैक्स के ऊपर टैक्स, तो एक से ज़्यादा सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा, इससे भी चीज़ें अच्छी होंगी। फिर एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम थी, उसको भी ठीक किया है। फिर ऑथर ने लास्ट में कंक्लूजन दे दिया कि जितने भी कदम उठाए हैं बजट में ये सब बहुत ही अच्छे कदम हैं, अब देखते हैं इन सारे कदमों का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। सो एक तरीके से पूरा का पूरा क्या था? कंक्लूजन था। चलिए, टोन कैसी थी? ऑप्टिमिस्टिक थी, एनालिटिकल एनालाइज तो हम कर ही रहे थे क्या क्या कदम उठाए हैं, और अप्रिशिएटिव थी, ऑथर ने खूब सारी तारीफ करी है। क्वेश्चंस पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अब सब लोगों के आंसर सारे ठीक निकलने चाहिए, है ना? बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ो, दिस इज द टाइम टू चेक योरसेल्फ कि आपको पैसेज कितना समझ में आया है। कौन सा इकोनॉमिक डायरेक्ट इकोनॉमिक इफेक्ट है जो कि होगा इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट से? इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट को जो बढ़ा दिया गया है, कौन सा डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा? टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा, ऐसा तो पैसेज में कहीं मेंशन नहीं है, पैसेज के हिसाब से आंसर देना है। कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, हायर डिमांड हो जाएगी, सेविंग्स के लोगों की कम हो जाएगी क्योंकि लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स कम हो जाएंगे। नहीं, आंसर इज बी। चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का, जो कि बजट में अनाउंस किया गया है? प्राइवेटाइज कर दो? नहीं। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बढ़ जाए, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रोल प्ले करे? नहीं। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाए, सपोर्ट दिया जाए? सही बात है। इंडियन कंपनीज बाहर जाके अब्रॉड में अपना ऑपरेशंस बढ़ाए? नहीं, आंसर इज सी। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर की जो धन धान्य कृषि योजना है वो इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्यों है? शहरों के एग्रीकल्चर को डेवलप कर रही है? नहीं। डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है, डायरेक्ट पैसा दे रही है क्या फार्मर्स को? नहीं। उन डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रही है जहाँ लो प्रोडक्टिविटी है, और क्रेडिट एक्सेस दे रही है एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए और रूरल लाइवलीहुड्स को करने के लिए। एक बार चेक कर लेते हैं कि ऐसा कुछ मेंशन था जो लो प्रोडक्टिविटी वाले धन धान्य को रीड करना पड़ेगा कि ये चीज़ मेंशन थी। धन धान्य कहाँ पे था? हाँ, ये रहा।
ये 100 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगी जहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी है, मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी, और उनको क्रेडिट का एक्सेस नहीं मिलता, लोन्स नहीं मिलते। फिर क्या किया जाएगा? इन पार्टनरशिप, ये जो इनिशिएटिव है इसका मकसद है कि स्टोरेज ये सब इम्प्रूव किया जाएगा, मेंशन था, राइट। तो आंसर इज सी मैच कर गया। सारी स्कीम्स को एक सिंगल यूनिफाइड प्रोग्राम में डाल देगी? नहीं, आंसर इज सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रेडिट एक्सेस मीन्स लोन का एक्सेस मिल जाए उनको कोई काम बढ़ाना है, एक्सपैंड करना है, तो उनको आसानी से पैसा मिल जाए काम करने के लिए। रेशनल का मीनिंग होता है लॉजिक। लॉजिक क्या था सरकार के फोकस के पीछे, कि सरकार जो है मैरीटाइम सेक्टर पे फोकस कर रही है, समुद्र के सेक्टर पे फोकस कर रही है, नए टूरिज्म हब्स बने, नहीं, हाँ ट्रेड अच्छा हो और जो इकोनॉमी की ग्रोथ हो एक मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड के थ्रू, मैच कर गया। रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हो जाए, इंडिया की डिपेंडेंसी कम हो जाए बाहर के शिपिंग रूट्स पे, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था, आंसर इज बी। लास्ट क्वेश्चन फॉर ऑल। ड्यूटी स्ट्रक्चर और टैरिफ फ्रेमवर्क को जो उन्होंने रेशनलाइज किया वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को एड्रेस कर पाएंगी, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ पाएगी। अभी तो ठीक लग रहा है, छोटा सा टिक लगाया। टैक्स रेगुलेशंस और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे? नहीं। बहुत सारे सेस और सरचार्ज लगेंगे? नहीं, पैसेज में लिखा हुआ सिर्फ एक ही लगेगा। ये सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इफेक्ट करेगा, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ट्रेड पे, गलत हो गया, आंसर इज ए। स्कोर्स एवरीवन इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? चलो मैच द कॉलम्स, आंसर्स बताएंगे। फेयर वेदर फ्रेंड सिर्फ अच्छे समय का दोस्त है, खराब समय में छोड़ के भाग जाता है। फूड फॉर थॉट, कुछ सोच लो भाई। इन एजेस, बहुत लंबे टाइम से, बहुत ही ज़्यादा डरा देना। अब बोर्न टू पिक, एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको हमें डिस्कस करना है। B, A, E, C एंड D। 10 शब्द है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोगों को कमेंट में लिखना है। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। जो जो बच्चे मीनिंग्स लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे, उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई जाएगी। तो मेक श्योर करिए कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखें ही लिखें, सबको लिखने हैं, राइट। अब बात है परफेक्शन बैच पे। जो बच्चे परफेक्शन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर लेंगे। परफेक्शन 2.0 दैट इज नया बैच स्टार्ट हो चुका है। एक ही क्लास हुई है उसकी क्लोज टेस्ट की, तो उस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख लेंगे और बाकी की क्लासेस को ज्वाइन करना स्टार्ट कर देंगे। मंडे से लेकर फ्राइडे तक आप लोगों का परफेक्शन बैच की क्लास होती है 9 AM एवरी डे, जिसमें से वेंसडे की जो परफेक्शन की क्लास होती है वो यूट्यूब पे होती है, सबके लिए होती है। आप कोड लगाओगे निमेशा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जितना डिले करोगे उतना ही पीछे रह जाओगे। परफेक्शन और एडिटोरियल की एक आदत बना लो, रेगुलरली आपको करना है परफेक्शन और एडिटोरियल। तो ये 2 घंटे रोज अपनी इंग्लिश को दे दिए, इंग्लिश बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, बट उसके लिए रोज आपको पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है तो यस ऑफिसर पे जाके एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन ले लेना इंग्लिश का, लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लेना, इसमें आपको कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाएगी इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी से। कोड लगाओगे हमेशा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जितनी भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज हैं इंडिया के सारे सब्जेक्ट्स के, क्वांट्स, रीजनिंग, GA, इंग्लिश, आपको सारे के सारे मिलेंगे यस ऑफिसर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पे। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ सारी PDF, सारी मैगजीन मिल जाती है। कोई डाउट, कोई क्वेरी होता है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। टीम आपको कॉल करेगी और आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर दे देगी। सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं 9 बजे परफेक्शन